Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is recovery of retail loans part 1. सो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को विद द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. सो देखिए, रिटेल बैंकिंग की जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल एसेट पोर्टफोलियो. अब रिटेल एसेट का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि लोन्स आर कंसिडर्ड एज अ रिटेल एसेट फॉर द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ. सो इन लोन्स के थ्रू काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं रिटेल सेक्टर के जो बैंक्स, रिटेल बैंकिंग के अंदर जो बैंक्स रहते हैं. सो दैट डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ. इसीलिए बैंक्स जो हैं वो एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं देयर रिटेल सेगमेंट पोर्टफोलियो ड्यू टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी. बट बैंक्स ऑल्सो नीड टू बी कॉन्शियस ड्यू टू इंक्रीजिंग डिफॉल्ट रेट. अब ये लोन्स दे रहे हैं, इन लोन्स के थ्रू जो इंटरेस्ट इनकम बैंक्स को आ रही है उसके थ्रू प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी तो एनहांस हो रही है. बट अगर ये लोन्स डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उस केस में बैंक्स नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट. अब हम इसी रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देखते हैं हॉलीडे एंड मॉरिटोरियम पीरियड. हॉलीडे पीरियड या फिर मॉरिटोरियम पीरियड कौन से पीरियड को बोला जाएगा जिस टाइम के ऊपर नो प्रिंसिपल पेमेंट इज रिक्वायर्ड, इवन दो इस पीरियड के अंदर इंटरेस्ट जो है वो इनकर किया जाता है बाय द बैंक ऑन द कस्टमर इटसेल्फ, बट उसकी पेमेंट जो है वो इस पीरियड के अंदर करना ज़रूरी नहीं होता है. जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो रीपेमेंट की जाती है कस्टमर के द्वारा दैट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द डिसबर्समेंट ऑफ द एंटायर लोन फ्रॉम द बैंक साइड इटसेल्फ. अब एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लोन के केस में जो टिपिकली हॉलीडे पीरियड रखा जाता है दैट इज उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो इनकर नहीं किया जाता है, बट सम बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट को इनकर करते हैं ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ इवन एजुकेशन लोन्स. अब इसी तरह से हाउसिंग लोन्स की अगर बात की जाए तो अगर घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उस केस में 18 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर किया जाएगा. और अगर घर खरीदना है तो उस केस में 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो ऑफर किया जाएगा. अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में. तो 3 तरह की इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं या फिर 3 तरह की रीपेमेंट के मेथड देखने को मिलते हैं. पहला है बुलेट पेमेंट, जिसके अंदर एक सिंगल पेमेंट की जाती है आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन्स, जैसे कि गोल्ड लोन्स के केस में हम लोग देखते हैं. बुलेट पेमेंट का मतलब क्या है कि जब भी टेन्योर पूरा हो जाएगा तो उस टेन्योर के बाद एक सिंगल वे में जो है वो पूरे के पूरे अमाउंट को रीपे कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स. मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका टोटल किया जाएगा और फिर उस टोटल को जो है वो जितने टाइम पीरियड में आपने उस लोन की रीपेमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाएगा. तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. मतलब हर महीने बराबर जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो दी जाएगी बाय द कस्टमर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर जो लोन है दैट विल बी रीपेड यूनिफॉर्म ऑन अ यूनिफॉर्म बेस. मतलब इसके अंदर जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होता रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा. मतलब पहले स्टार्टिंग के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल बी लेस और इंटरेस्ट विल बी मोर. फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो जैसे जैसे पे होता रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो भी कम होती चलेगी. मतलब दोनों ही केसेस में अगर देखा जाए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सर्विसिंग बर्डन है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे वो कम होता चलता है. ये हम लोगों ने बात की टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में. मूविंग अहेड, अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का आप लोगों से कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है. न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आएंगे. EMI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 1 + r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r होल स्क्वायर n माइनस 1, जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 10% पर एनम, तो उस केस में 10 विल बी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, क्योंकि एनुअली हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये तो मंथली बेसिस के ऊपर दिया हुआ है. हम लोगों ने ये बात की टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं डिफॉल्ट्स और रीशेड्यूलिंग के बारे में. डिफॉल्ट, जब भी अब एक लोन की रीपेमेंट नहीं की जाएगी तो उस केस में जो है वो
उस इंडिविजुअल को जो है वो डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है या फिर उसके द्वारा डिफॉल्ट को कमिट किया जाता है, तो उस केस में हम लोगों को रीशेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं डिफॉल्ट होता क्या है। नॉन पेमेंट ऑफ द एग्रीड इंस्टॉलमेंट, जब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इंस्टॉलमेंट रीपे करने की बात हुई थी, जब उसकी नॉन पेमेंट हो रही है तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट होना बोल देंगे। अब कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कस्टमर और बैंक के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहे। इसके लिए क्रेडिट इज यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस, मतलब ऐसा नहीं कि लोन किसी और चीज़ के लिए लिया और उसका यूज़ कहीं और किया जा रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट एज पर एग्रीड टर्म्स, बोरोअर गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। अब लोन लेने के टाइम पे जो भी सिक्योरिटी वगैरह ऑफर की जाती है बाय द कस्टमर टू द बैंक, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक को दी जानी चाहिए बाय द कस्टमर। नीदर बैंक नॉर बोरोअर जियोपार्डाइजेस द रिलेशनशिप, मतलब ये टू एंड फोर्थ रिलेशनशिप रहता है, बैंक और बोरोअर दोनों को हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये जो डिफॉल्ट वाले केसेस हैं ये जनरली हम लोगों को होम लोन्स के केसेस में ज़्यादा मिलते हैं। अब होम लोन्स के अंदर फ्लोटिंग रेट होम लोन्स होते हैं और फिक्स्ड रेट होम लोन्स होते हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के अंदर देयर कुड बी स्टीप चेंज इन द इंटरेस्ट रेट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन मार्केट, और जो फिक्स्ड रेट होम लोन्स है वहाँ पे कस्टमर्स को रीसेट क्लॉज की ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है दैट कैन रिजल्ट इन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अब मान लेते हैं कि मार्केट के जो बेंचमार्क्स हैं वहाँ पे चेंज होने की वजह से इन इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज होने को मिल रहा है, तो उस केस में या तो कस्टमर नीड टू पे हायर ईएमआई इन द सेम रीपेमेंट पीरियड, या फिर कस्टमर की ईएमआई को कम किया जा सकता है और रीपेमेंट पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। अब अगर कस्टमर की ईएमआई ज़्यादा कर देंगे तो अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव फील होती है कस्टमर को, तो उस केस में लोन में बिकम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड कर दिया, मतलब रीपेमेंट का पीरियड बढ़ा दिया, उस केस में हम लोग फिर रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे। और रीशेड्यूलिंग हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स के केस में की जा रही है। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट के बारे में। सो बहुत ही जनरल सी टर्म्स हैं, विलफुल डिफॉल्ट एंड जेन्युइन डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जानबूझ के जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं कर रहा है, ही इज डाइवर्टिंग फंड्स टू अनदर पर्पस। साइफनिंग ऑफ फंड्स विदाउट एनी एसेट इन इट्स प्लेस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने फंड्स लिए कोई मशीनरी परचेज करने के लिए और बाद में उन फंड्स का यूज उस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी की पर्सनल कार परचेज करने के लिए किया जा रहा है, उसको बोलते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज डिस्पोज ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन एज सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी के तौर पे फिक्स्ड एसेट दिया गया है उसके साथ किसी भी तरह की अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर तो उसको बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज जेन्युइन डिफॉल्ट। अब जेन्युइन डिफॉल्ट, अगर इंडिविजुअल कस्टमर को किसी भी तरह का कोई पर्सनल सेटबैक हो जाता है, उसकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस आते हैं जो कि जिस वजह से उसको एक सेटबैक फेस करना पड़ रहा है, उस केस में हम लोग अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जेन्युइन डिफॉल्ट बोल देंगे। अगर उसकी जॉब चली जाती है, इन दैट केस इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ जेन्युइन डिफॉल्ट फॉर द नॉन रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट इज अनफॉर्सीन मेडिकल एक्सपेंसेस, किसी तरह की मेडिकल सर्जरी वगैरह उसको अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस के अंदर करवानी पड़ रही है और उसके पास फंड्स की कमी हो जाती है, देन इट ऑल्सो वी काउंटेड एज अ जेन्युइन डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस सेटबैक, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब जैसे हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे देखा था कि सारी जो इकोनॉमी थी वो लगभग ठप हो चुकी थी उस टाइम के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन डिफॉल्ट। अब विलफुल डिफॉल्ट के अंदर मैंने आप लोगों को डाइवर्जन ऑफ फंड्स के बारे में बताया, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो यूज ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस अगेंस्ट सैंक्शन टर्म्स। अब अगर शॉर्ट टर्म मतलब डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए फंड्स लिए गए हैं और उनसे किसी लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज किया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। डाइवर्टिंग बोरोड फंड्स फॉर एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम द लोन्स ओरिजिनल पर्पस, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सब्सिडरीज और अदर कोऑपरेशंस। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, इसकी सब्सिडरी है ए1, अब बैंक के द्वारा लोन लिया गया ए कंपनी के द्वारा और इसने इन फंड्स को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स इट्स सब्सिडरी विदाउट द परमिशन या फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन की वजह से, तो इसको भी क्या माना जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड माना जाएगा। नेक्स्ट इज राउटिंग फंड्स थ्रू बैंक आउटसाइड द लेंडर अप्रूवल। अब बैंक ने जो है इस ए कंपनी को फंड्स दिए और इसने इन फंड्स का कहीं और दूसरे बैंक में इन्हीं फंड्स की इन्वेस्टमेंट कर दी विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ दिस बैंक, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स बताया जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज विदाउट प्रायर लेंडर अप्रूवल। किसी और कंपनी में अगर
इन्वेस्ट किया जा रहा है उस फंड्स को विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेंडर, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स माना जाएगा। फेलियर टू अकाउंट फॉर डिस्क्रिपेंसीज इन फंड डिप्लॉयमेंट, मतलब अगर फंड जिस पर्पज़ के लिए फंड लिया गया है उस पर्पज़ में अगर उसको डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज अगर आती हैं तो उसको भी क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स बोला जाएगा। अब डाइवर्जन ऑफ फंड्स और विलफुल डिफॉल्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटेंशन है दैट इज नॉट वेरी मच गुड, इट इज मेलाफाइड इन टर्म्स। नेक्स्ट इज नो अटेम्प्ट टू सर्विस द लोन इज बीइंग मेड बाय द कस्टमर। अब कस्टमर जानबूझ के यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहा है उस लोन की सर्विसिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टमर का, टू डिले द ईएमआई एंड पुट बैंक इन डिफिकल्टी इटसेल्फ, हेंस स्टेप शुड बी टेकन टू एंश्योर रिकवरी। अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो बैंक्स नीड टू एंश्योर कि वो अपने फंड्स को रिकवर करें। इस केस में पेनल्टीज भी इन्वोक की जाती हैं विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर, या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स के केस में जहां पे जो अमाउंट है दैट इज 25 लाख और मोर इटसेल्फ। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर विच penalties in case of willful default can be invoked? 50 lakh, 25 lakh, 30 lakh and 45 lakh. So लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैंक चेन इनिशिएटिव अनाउंस इन इंडिया? Bank chain was announced in 2017 by Reserve Bank of India. It is a 30+ member consortium led by State Bank of India, the country's largest lender. It includes banks, NBFCs, Non-Payment Corporation of India. So your options were 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, all of the above. So यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है that is not correct because it was the initiative by State Bank of India. So the right answer will be option C itself. So that is all for today's discussion. If you like this session, you can like, share और subscribe this session as well. और अगर आप लोगों की कोई भी query है तो you can mail us on hello@edutab.co.in. जय हिंद।